हेलो फ्रेंड्स, कलाम एकेडमी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जिसका नाम है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक तो ये नया कॉन्सेप्ट है जो बहुत पहले नहीं था, पिछले 7-8-9 साल से ये फैशन में है, तो तब से एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और दूसरा, इसमें कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जानने के लिए उत्सुकता या एक रोमांच सब में होता है। क्यों? आप ये जानते हैं कि अगर हम लोग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करें, आर्थिक रूप से समृद्धि की बात करें, खुशहाली की बात करें, देश की अर्थव्यवस्था के आकार की बात करें, ट्रेड की बात करें, देश के लोगों के द्वारा किए गए अचीवमेंट्स की बात करें, हर देश में हर परिस्थिति में हमारा देश पाकिस्तान से बहुत आगे है। आज के दिन हम लोग देखें कि गेम्स में हम कहाँ हैं तो हम पाकिस्तान से आगे हैं। हम लोग ये देखें कि एजुकेशन में हम कहाँ ठहरते हैं तो पाकिस्तान से हम आगे हैं। हम ट्रांसपोर्टेशन में देखें हम पाकिस्तान से बेहतर हैं। हम रिसर्च में देखें हम पाकिस्तान से बेहतर हैं। हम व्यापार में देखें तो पाकिस्तान से बेहतर है। जीवन की गुणवत्ता में देखें तो हम पाकिस्तान से बेहतर हैं। हर चीज़ में हम पाकिस्तान से बेहतर हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि नहीं, आपके यहाँ पे लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं, मतलब भारत में लोग खुश नहीं हैं और पाकिस्तान के लोग हमसे तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हैप्पी हैं, ज़्यादा खुश हैं। तो ये एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो हो जाता है कि यार पाकिस्तान में लोग खुश हैं और भारत में नहीं, क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? या तो हो सकता है कि हम लोगों की जो परसेप्शन है, हम लोगों की जो धारणा है, हम जो सोचते हैं कि नहीं भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा है, या तो अच्छा नहीं चल रहा और पाकिस्तान में बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे सामने जो पाकिस्तान की पिक्चर है या पूरे विश्व के सामने जो पाकिस्तान की पिक्चर है, या तो वो गलत है, या फिर ये हो सकता है कि इस रिपोर्ट का जो काम करने का तरीका है वो ही थोड़ा अटपटा है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग इस बात को अच्छे से समझेंगे। ये रिपोर्ट क्या है, इस रिपोर्ट ने भारत को क्या स्थान दिया, पाकिस्तान भारत से ऊपर क्यों है, पड़ोसी देशों के साथ हमारी तुलना करें तो हम कहाँ ठहरते हैं, और हमें इसको किस तरह से इस रिपोर्ट को देखना चाहिए। तो रिपोर्ट का नाम है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। देखिए, ये जो रिपोर्ट है इसका अगर मैं बात करूं कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ, इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है भूटान का। भूटान का क्यों? भूटान में बहुत पहले ही, और इस चीज़ को वो मानने लगे थे, वहाँ के राजा की ये सोच थी, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया एक चीज़ के पीछे पड़ी हुई है जिसका नाम है जीएनपी। जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हिंदी में तो आप लोग जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में हम लोग नाम देंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसको हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। पूरी दुनिया इसी के पीछे पड़ी हुई है। पूरी दुनिया यही मेज़र करती है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है, घट रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दुगना हो गया, हमारा विश्व में सबसे ज़्यादा जीएनपी है। इस तरह से पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ जो हैं इसी चीज़ को देख रही हैं और इसको कहीं ना कहीं अपनी सफलता का प्रतीक भी मानती हैं। भूटान के राजा ने यहाँ पर विचार दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, इससे आपकी समृद्धि पता चल रही है, जीएनपी बढ़ रही है, इसका मतलब आपका देश समृद्ध हो रहा है। लेकिन वो जो समृद्धि है वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक टर्म्स में है, मॉनेटरी टर्म्स में है, इकोनॉमिक टर्म्स में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके देश में कमाई बढ़ रही है, आपके देश का व्यापार बढ़ रहा है, आपके देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, लेकिन ये सिर्फ संख्याएं हैं, संख्याओं में बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी तो देखिए कि आपकी कंट्री में जो लोग हैं उनकी जीवन की गुणवत्ता, उनकी लाइफ की क्वालिटी भी सुधर रही है क्या? क्या जीवन के जो गुणात्मक पहलू हैं, क्वालिटेटिव जो मेजर्स हैं, क्या उनमें इंप्रूवमेंट हो रहा है? क्या देश के समृद्ध होने के साथ साथ लोगों का जीवन समृद्ध हो रहा है? अच्छा, अगर हम समृद्धि की बात करें तो इस समृद्धि को नापने के लिए, जीवन की गुणवत्ता में बेहतरी को नापने के लिए पहले से एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या मानव विकास रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये नाप तो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी सिर्फ ये नापते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, वो सिर्फ ये नापते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक है कंट्री में, लोगों को शिक्षा के साधन मिल रहे हैं, वो ये देखते हैं कि लोगों की कमाई बढ़ रही है। लेकिन वहाँ भी ये चीज़ मिसिंग है, वो ये नहीं देख पाते कि क्या लोग खुश हैं अपने जीवन से। मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि किसी देश में जीवन प्रत्याशा 90 साल है। विश्व में नॉर्मली हम कितना मानते हैं? 85, 85 को मानते हैं। 85 तो बहुत श्रेष्ठ जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जन्म के समय, कि जन्म हुआ और आदमी उम्मीद करता मैं 85 साल कम से कम जीऊँगा। मान लीजिए कि आप किसी कंट्री में रहते हैं और वहाँ पे जीवन प्रत्याशा 90 साल है, मतलब वैश्विक औसत से या वैश्विक जो पैरामीटर है, स्टैंडर्ड है, उससे भी ऊपर आपके यहाँ जीवन प्रत्याशा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऊँची जीवन प्रत्याशा से आप खुश हैं? हो सकता है कि जीवन प्रत्याशा ऊंची है, लाइफ बहुत लंबी है, लेकिन घिस घिस के इंसान मर मर के जी रहा है, क्या खुश है वो?
हो सकता है कि आपके देश में जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो बहुत ऊंची है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो उदाहरण के लिए मान लो कि देश में प्रति व्यक्ति आय ऊंची है और मेरे से कोई पूछे कि कितनी ऊंची है, तो मैं कहता हूँ मान लीजिए कि विश्व में सबसे ऊंची है, पूरी दुनिया में सबसे ऊंची प्रति व्यक्ति आय आपके देश में है, ऐसा हो रहा है एग्जाम्पल में। अब अगर प्रति व्यक्ति आय सबसे ऊंची है तो क्या आप विश्व में सबसे ज़्यादा खुश हैं? ये कहीं ना कहीं ये तो बताएगा कि प्रति व्यक्ति आय ऊंची है, इसका मतलब देश का विकास हो रहा है, लेकिन क्या आप खुश हैं? अगर मैं साथ में एक पैरामीटर जोड़ दूं कि प्रति व्यक्ति आय देश की सबसे ऊपर है, लेकिन आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे शांति नहीं है, आय बहुत ज़्यादा है और मैं कह रहा हूँ क्रय शक्ति भी बहुत ज़्यादा है, आपके पास पैसा ही नहीं है, उस पैसे में खरीदने की शक्ति, आप चाहो जो खरीद सकते हो, इतना पैसा है आपके पास में, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ बारूद के ढेर पे बैठे हो आप इसको यूँ इमेजिन करो कि मैं आज आपको ऑफर दूँ कि छोड़ो ये सारी नौकरियाँ छोटी मोटी, क्या सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ आओ और मैं आपको नौकरी देता हूँ और आपकी महीने की सैलरी कितनी रखें, तो आप क्या बोलोगे? सर लाख रुपए बहुत है, 1.5 लाख बहुत है। मैंने कहा नहीं, छोड़ो सारी बातें, आपकी महीने की सैलरी है 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ पर मंथ, तो लगेगा ना इससे और ज़्यादा, ये तो सपना सच हो गया जीवन में, इससे ज़्यादा क्या सोचूंगा मैं? 12 करोड़ रुपए एक साल के, इंसान पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा पाता, मैं तो साल भर में कमा लूँगा। सरकारी एम्प्लॉय रिटायर होता है तो रिटायरमेंट पे 60-70 लाख रुपए मिलते हैं, तो इतना बड़ा नाम होता है कि रिटायरमेंट पे 60 लाख मिले, मैं तो महीने के 1 करोड़ कमाऊँगा। लेकिन साथ में मैं ये बोलूँ कि देखो, आपको जहाँ पर नौकरी करनी है, आप 9th फ्लोर पर रहोगे, 9वीं मंजिल पर आपका ऑफिस होगा और नीचे जो 8 फ्लोर है ना, उनके अंदर सब में टाइम बॉम्ब लगा हुआ है और वैसे कई साल से ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं कौन सा कब ब्लास्ट होगा। हो सकता है आप नौकरी शुरू करो 3 दिन में ही हो जाए, क्या खुश रह के काम कर पाओगे? नहीं। तो खुशी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से आती है, सिर्फ पैसे से, सिर्फ मात्रात्मक सुधारों से खुशी नहीं झलकती। तो उन्होंने कहा कि जीवन में गुणात्मक पहलुओं का बेहतर होना और उसके साथ लोगों के जीवन में खुशहाली आना, लोगों का खुश रहना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि लोग कम आर्थिक संसाधनों के साथ भी खुश रहें। उदाहरण के लिए एक बार अपने पुराने टाइम के बारे में सोचिए, पुराने टाइम में जो लोग थे वो पैसे से बहुत समृद्ध नहीं थे, और इवन जो आधुनिक जीवन की सुख सुविधाएं हैं, एसी कार्स, हाईटेक इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान खुश था। 2 वक्त की रोटी खा के पेड़ के नीचे चारपाई लगा के सो जाता था, आगे की, फ्यूचर की, किसी चीज़ की कोई चिंता फिक्र नहीं थी, बीमारी आसपास नहीं थी, तो कहीं ना कहीं खुशहाली उसकी ज़्यादा थी। तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि सिर्फ हर देश को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए, जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारना चाहिए और लोगों की खुशहाली को नापना चाहिए। तो उन्होंने जीएनपी के स्थान पे एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया और उसको उन्होंने नाम दिया जीएनएच। जीएनएच का पूरा नाम उन्होंने रखा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो यहाँ से ये कहानी सारी शुरू हुई। बाद में इसी से प्रेरणा लेके और यूनाइटेड नेशन के अंडर एक नेटवर्क बना हुआ है जिसका नाम है SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करना शुरू किया। ये रिपोर्ट जारी हुई पहली बार 2012 में। तो 2012 से एक रिपोर्ट निकालनी शुरू की जिसमें वो विश्व के कुछ देशों को सम्मिलित करते हैं, उनके अंदर स्टडी करते हैं और स्टडी करके और ये बताते हैं कि वहाँ के देश कितने खुश हैं, और वही रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कहलाती है। इसके पहले जो एडिटर्स थे, सबसे पहली रिपोर्ट में जो एडिटर्स थे वो सब भूटान से थे, और रिपोर्ट भी पहली बार कब निकली? 2012 में। तो आइए इस रिपोर्ट के बारे में और आगे जानकारी लेते हैं। एग्जाम के एंगल से भी साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इशू कौन करता है? एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट है। इशू कौन करता है? यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में स्थापित SDSN ये इशू करता है। SDSN का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, और ये जो रिपोर्ट है ये 3 साल में एक बार, 5 साल में एक बार या 10 साल में एक बार कब आती है? ये एक एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है, हर साल आती है। तो ये रिपोर्ट कौन सी है? वार्षिक। तो इसकी फ्रीक्वेंसी वार्षिक रहेगी। तो इसको याद कर लीजिए, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में SDSN के द्वारा जारी की जाती है, और ये एक एनुअल रिपोर्ट या वार्षिक रिपोर्ट है, हर साल आती है। इसमें कितने देश सम्मिलित होंगे ये संख्या हर बार बदलती रहती है। जैसे पिछली बार, इससे पहले वाली जो रिपोर्ट आई उसमें देशों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब की बार जो रिपोर्ट आई है उसमें सम्मिलित देश कितने हैं? सिर्फ 149। तो 149 देशों पे ही इसकी स्टडी हुई है इस रिपोर्ट के अंदर, ज़्यादा देश शामिल नहीं है। हर बार रिपोर्ट का कुछ ना कुछ फोकस पॉइंट रखा जाता है कि इस बार रिपोर्ट को हम किस चीज़ के ऊपर केंद्रित करके देखेंगे। तो इस बार तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का ध्यान, पूरी दुनिया का फोकस एक ही चीज़ पे था, और उसका नाम था कोरोना। तो ये जो रिपोर्ट है अब की बार वाली, ये रिपोर्ट भी कोविड-19 के प्रभाव पर केंद्रित है। मतलब इस रिपोर्ट में इस चीज़ को बेहद तवज्जो दी गई, महत्व दिया गया कि कोविड-19 के दुनिया के लोगों की खुशहाली पे, उनके जीवन पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इसका फोकस क्या है?
कोविड। और हर बार रिपोर्ट की एक थीम होती है। इस बार की रिपोर्ट की थीम है, याद कर लीजिए, एग्जाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है, पूछने लायक क्वेश्चन है। थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, सबके लिए खुशहाली और हमेशा के लिए। तो हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। अब बात आती है कि कोई भी सूचकांक निकले, कोई भी रिपोर्ट निकले, उसके लिए कोई ना कोई मूल्यांकन की विधि चाहिए, हमें मेथड ऑफ इवैल्यूएशन चाहिए। अगर हम दुनिया की खुशी नाप रहे हैं, ये देख रहे हैं कि दुनिया में कौन कितना खुश, तो इसके लिए विधि क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए विधि SDSN की खुद की विधि नहीं है, यूनाइटेड नेशन की खुद की विधि नहीं है, या खुद की विधि तो मैं कह सकता हूं कि विधि तो चलो उन्हीं की है, लेकिन आंकड़े उनके नहीं है। इसके लिए आंकड़े वो किसी और से, थर्ड पार्टी से आउटसोर्स कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से ले रहे हैं। आंकड़े कौन दे रहा है इनको? इनको आंकड़े दे रहा है गैलप वर्ल्ड पोल। गैलप वर्ल्ड पोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने के लिए उसकी बात मैं अभी 2 मिनट बाद करूँगा। तो एक वर्ल्ड पोल है जिसका नाम गैलप वर्ल्ड पोल है, ये आंकड़े एकत्र करता है, ये कुछ सर्वे करके लाता है, उसके आंकड़ों के आधार पे और SDSN के द्वारा यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में रिपोर्ट जारी की जाती है। एनुअल रिपोर्ट है। इस बार की थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। पहली रिपोर्ट कब जारी हुई? 2012 में। तो 2012 से शुरू हो गई ये रिपोर्ट, और क्योंकि 2012 से शुरू हुई, एनुअल रिपोर्ट आप गिन लेंगे तो 2021 में आके कौन सी रिपोर्ट होगी? 9th। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये 9वीं रिपोर्ट है। कितने देशों पे हुआ? 149। फोकस कोविड। अब आते हैं मूल्यांकन की विधि पे। मूल्यांकन की विधि क्या है, इसकी इवैल्यूएशन मेथड क्या है? गैलप वर्ल्ड पोल वाले, पोल शब्द आपने सुना होगा, जब इलेक्शन होता है ना इंडिया में, तो इलेक्शन होते ही, जैसे ही चुनाव हुआ, आज चुनाव होते ही एग्जिट पोल आने लग जाते हैं ना, चुनाव से पहले भी पोल्स आते हैं। वो क्या है? अनुमान होते हैं, वो पहले ही बताने लग जाते हैं। जैसे आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे जाएंगे, अभी वोटिंग चल भी रही है, तो भी वो कहेंगे कि बीजेपी इन सीटों पे आगे चल रही है। यार आपको कैसे पता? अभी तो चुनाव हुआ नहीं है, चुनाव तो प्रोग्रेस में है, और चुनाव हो जाने के बाद जाके रिजल्ट आएगा, उसमें टाइम लगेगा। रिजल्ट आने से पहले आप अंतर्यामी हो, आपको कैसे पता? तो वो जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं पोलिंग। वो पब्लिक में जाके सर्वे करते हैं, पब्लिक में जाके पूछताछ करते हैं, अच्छा आप किसको वोट दे रहे हो, आपको क्या लगता है यहाँ ज़्यादा वोट किसको पड़ रहे हैं, ऐसी पूछताछ करते हैं। थोड़ा बहुत उसका साइंटिफिक एवेल्यूएशन करके, थोड़ा एडजस्टमेंट करके फिर वो बताते हैं कि हमारे हिसाब से यहाँ पे कांग्रेस आगे चल रही है, या हमारे यहाँ पे हमारी सोच के हिसाब से बीजेपी आगे चल रही है। जैसे पूरे दिन इलेक्शन होता है, इलेक्शन खत्म होते ही शाम को और वो बता देते हैं, और शाम को बता के कहते हैं कि देखो आज के इलेक्शन के हिसाब से अब की बार बीजेपी की सीट ज़्यादा आने वाली है, क्लियर मेजोरिटी आने वाली है, और कांग्रेस जो है वो 10 सीटों से भी नीचे रह जाएगी। इस तरह की भविष्यवाणियाँ एक तरह से वो कर देते हैं, और आप देखेंगे कि वो भविष्यवाणियाँ एकदम सही तो नहीं होती, लेकिन लगभग सच के करीब होती हैं। ऐसा नहीं होता कि भविष्यवाणियों में बीजेपी जो है वो क्लियर मेजोरिटी के साथ है और फाइनल रिजल्ट आए तो बीजेपी सबसे पीछे हो जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत वेरिएशन ही आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सत्य के करीब, एक्यूरेसी के करीब होती हैं। सेम मेथड यहाँ पे है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलिंग मेथड। पोलिंग मेथड में ये लोग गैलप वर्ल्ड इंडेक्स वाले अलग अलग उद्देश्यों से जनता के बीच में जाके पोल करते हैं, सर्वे करते हैं, और जो सर्वे का रिजल्ट होता है वो रिजल्ट ही कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट का आधार बनता है। पोलिंग किसी भी चीज़ की जा सकती है, जैसे मैंने अभी चुनाव का एग्जाम्पल दिया, चुनाव के अलावा हर किसी चीज़ की। कई बार जो कंपनियाँ हैं, कॉरपोरेट्स हैं, कंपनी अपने कर्मचारियों के बीच में पोल कराती हैं। एक सारे एम्प्लॉइज़ को एक एक फॉर्म दे दिया और उनको बोला कि भैया फॉर्म भर दो, और उस फॉर्म में 10-8 क्वेश्चन रख लेते हैं। आप अपनी नौकरी से कितना खुश हैं, भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आपका जीवन यहाँ पे कितना सुरक्षित है, पारिवारिक जीवन आपका कैसा चल रहा है, ऐसे करके 10-12 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और फाइनली उनके बेसिस पे सभी कंपनियों में पूछे, जिन 150 कंपनियों में पूछे उनके बेसिस पे एक रिपोर्ट निकाल देते हैं और कह देते हैं कि इस कंपनी में, इन्फोसिस में, TCS में, इसमें कर्मचारी भविष्य की संभावनाओं को लेकर सबसे ज़्यादा खुश हैं, इसमें कर्मचारियों का वर्क लाइफ बैलेंस सबसे अच्छा है। तो उसका आधार क्या है? सर्वे। वैसे ही ये लोग भी सर्वे के आधार पे ही काम करते हैं। सर्वे के आधार पे जब किसी भी सर्वे किसी देश में करना है तो वहाँ के नागरिकों से सर्वे कराया जाता है। तो जैसे मान लो भारत के बारे में जानना है कि लोग कितने खुश हैं, तो भारत के नागरिकों के बीच में सर्वे कराया जाएगा, और जिन जिन लोगों से हम सर्वे कराएंगे उनको हम बोलते हैं कि देखो ये हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, 6 कारक हैं, ये 6 कारक दे रहे हैं। इन 6 कारकों के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो और बताओ कि आपकी ज़िंदगी कैसी है। अगर आपकी ज़िंदगी बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, तो आप 10 नंबर दे देना। आपको लगता है कि नहीं ये जीवन तो नर्क से भी बदतर है, यहाँ तो रहना ही ख़राब है, तो आप स्कोर 0 दे देना। और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक ठीक है और है, तो 0 से 10 के बीच में रेटिंग दे दो, स्कोर दे दो। ये इनकी विधि है।
6 कारक कौन कौन से, इसको इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा सवाल हो सकता है कि निम्न 4 में से कौन सा WHR की रिपोर्ट का कारक नहीं है। तो देखिए कौन कौन से। पहला है प्रति व्यक्ति GDP। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देश की GDP कितनी है, उसको देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति GDP आ जाती है। प्रति व्यक्ति GDP हम किस आधार पे निकालेंगे? प्रति व्यक्ति GDP हम लोग निकालेंगे PPP के आधार पे। PPP का पूरा नाम इंग्लिश में होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, और हिंदी में हम बोलते हैं उसको क्रय शक्ति समता। तो क्रय शक्ति समता के आधार पे हम लोग देखेंगे। दूसरी भाषा में, यहाँ पे मैं क्रय शक्ति को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं उलझाऊंगा आपको। सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो मैं कहूँगा कि हो सकता है महीने के 1 लाख रुपए कमाते हो और दूसरा व्यक्ति दूसरे देश में रहता है, वो महीने के 40,000 कमाता है। तो अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो आप बहुत ऊपर हो, आप तो लाख रुपए कमाते हो, लेकिन हो सकता है कि वो उस देश में 40,000 कमा के भी ऐसी ज़िंदगी जीता है जिसमें सारी सुख सुविधाएं उठा लेता है और फिर भी 5-10 हज़ार बच जाते हैं। और आप 1 लाख रुपए कमा के भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जिसमें आपके घर के खर्चे ही नहीं पूरे पड़ रहे, बचत तो दूर की बात है, मुश्किलें आ रही हैं आपको। ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क है महंगाई के कारण। उस देश में महंगाई कम होगी, वो कम सैलरी में भी अच्छा जीवन जी रहा है। इस देश में महंगाई ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा सैलरी में भी इंसान ज़्यादा अच्छा जीवन नहीं जी रहा। इसलिए दोनों की इनकम को कंपेयर करना 40,000 और 1 लाख गलत है, क्योंकि गलत रिजल्ट दे रहा है। इसलिए हम इसका कंपैरिजन ऐसे ना करके हम इस आधार पे कंपैरिजन करते हैं कि दोनों देशों में लोगों की क्रय शक्ति कितनी है। क्रय शक्ति के आधार पे कंपैरिजन करेंगे तो जीवन का बेहतर आइडिया लगेगा। तो हम क्रय शक्ति के आधार पे कंपैरिजन करते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं सोशल सपोर्ट, कि सोशल सपोर्ट सिस्टम कंट्री का कैसा है। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, कि अपने जीवन से संबंधित आपकी जो निर्णय है, वो निर्णय लेने की आपको कितनी स्वतंत्रता है। क्या अपनी स्वतंत्रता से मुझे पढ़ना कहाँ है, मुझे व्यापार क्या करना है, मुझे रहना कहाँ है, मुझे शादी कैसे करनी, क्या इस तरह की जो भी आपके जीवन से जुड़ी हुई चॉइसेस हैं, क्या फ्रीली एकदम आज़ादी से, स्वतंत्रता से, निर्भीक होकर, बिना किसी के दबाव के ले पाते हो? तो वो सब भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके साथ देखते हैं जेनरसिटी। जेनरसिटी का मतलब है उदारता। लोग एक दूसरे के प्रति कितने उदार हैं। उदारता के मामले में तो आप जानते हैं भारत में आजकल जो हालत है वो बेहद ख़राब है, लेकिन उदारता भी हम लोग यहाँ पे इवेलुएट करते हैं। एक चीज़ हम लोग देखते हैं भ्रष्टाचार की अवधारणा, करप्शन, कि करप्शन को लेकर लोगों की क्या थॉट है, कि क्या देश में करप्शन है, देश में किस हद तक करप्शन है। और आप जानते हैं भारत के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे भाई करप्शन, तो बोलेंगे यार करप्शन का तो नाम ही मत लो, ज़िंदगी में हर चीज़ में करप्शन है। तो ये करप्शन के प्रति लोगों की धारणा बताती है। और एक चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट, वो हम देखते हैं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके कितने वर्षों तक जिंदा रहने की उम्मीद है, इसको हम जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। याद रखिएगा, नॉर्मली हम लोग सिर्फ जीवन प्रत्याशा ही देखते हैं, यहाँ पे हमें जीवन प्रत्याशा नहीं देखनी। जीवन प्रत्याशा में भी कौन सी चीज़ देखेंगे हम? स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, मतलब हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे, जिसका कहने का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि इंसान कितना लंबा जिएगा और स्वस्थ रहते हुए जिएगा। एक आदमी 90 साल जिया, लेकिन उसमें से 60 साल उसने बेड पे काटे, वो जीवन प्रत्याशा किस काम की? इससे अच्छा तो हम कहते हैं ना कि कोई आदमी जब ऐसे दुखी होने लग जाए तो इससे अच्छा तो है कि चला ही जाए वो। तो हम सिर्फ जीवन प्रत्याशा नहीं, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा देखेंगे। तो 6 फैक्टर देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, उदारता, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और भ्रष्टाचार की धारणा। ये सभी 6 फैक्टर को लेते हैं, इनके आधार पर लोगों से क्वेश्चन करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप अपनी जीवन की खुशहाली को, गुणवत्ता को, इन सबको देखते हुए, आधार बनाते हुए 0 से 10 के बीच में नंबर दो। 0 से 10 के बीच में जो नंबर आएंगे उन नंबर को ले जाके हम लोग और फाइनली सर्वे का कंक्लूजन कर लेते हैं, और इसके आधार पर रिपोर्ट बन जाती है जिसका नाम है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। चलो, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि भारत को क्या रैंक मिली। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत को स्कोर मिला 10 में से 3.819। भाई 0 से 10 के बीच में स्कोर आएगा, भारत का स्कोर 3.819 रहा, आपको याद कर लेना है। और भारत कौन से स्थान पे रहा? 139, 139वें स्थान पे रहा। कितने देशों में से? 149 में से। तो यूँ समझ लो कि जो नीचे के देश है ना, उनमें से भारत 10वें 11वें नंबर पे बैठा हुआ है, मतलब पीछे से 10वें 11वें नंबर पे है। बेहद बेहद बुरी स्थिति बोल सकते हैं। और अभी जब मैं आपको कंपैरिजन कराऊंगा, मैं दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि हमारी कंपैरिजन ऐसे देशों के साथ में है जो प्रैक्टिकली वहाँ पे, जिसके बारे में एक तरह से बोलते हैं ना कि धारणा ही बनी है कि वो दरिद्री है, बाहरी समस्याएं, उनके बराबर ला के खड़ा कर रखा है हमें। इससे पिछले साल जो रिपोर्ट आई 2020 में, उसमें ये स्टडी 156 देशों पे हुई। अब की बार कितने पे हुई? 149। पहले ज़्यादा देश थे, 156। उनमें भारत कहाँ था? उनमें भी स्थिति कोई बेहतर नहीं थी, वहाँ भी हम 144वें स्थान पे थे। तो पिछले वर्ष की तुलना में
हम किस स्थान पे आए हैं, देखने में लगता है कि हम 5 स्थान ऊपर खिसके हैं। बेहतर हुआ है हमारा परिणाम, पहले 144 पे थे, अब 139 पे हैं, लेकिन बहुत बेहतर स्थिति हमारी नहीं है। दुनिया में सबसे खुशहाल देश, शीर्ष देश कौन से? सबसे खुशहाल देशों में नाम आता है फिनलैंड का, और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिनलैंड इस बार नहीं, लगातार चौथी बार पिछले 4 साल से हमेशा विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे अव्वल दर्जे का जो देश है वो फिनलैंड है। फिनलैंड के बाद में आइसलैंड, फिर डेनमार्क, फिर स्विट्जरलैंड और फिर नीदरलैंड। तो दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ कि भारत, उसके पड़ोसी एशियन कॉन्टिनेंट की कोई भी कंट्री आजू बाजू भी नहीं है। तो ये सारे के सारे देश विश्व के टॉप कंट्रीज़ हैं। फिनलैंड का नाम ज़रूर ध्यान में रखिए, फिनलैंड लगातार 4 बार से इस खुशहाली रिपोर्ट में टॉप कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लोग आ जाएँ सबसे नीचे वाले देश, तो अगर नीचे से चलें तो अब की बार टोटल 149 देश थे, तो नीचे से जो देश सबसे नीचे होगा उसकी रैंक कितनी होगी? 149, और वो किसकी है? अफगानिस्तान की, और कहीं ना कहीं बनती भी है। तो सबसे नीचे का देश निम्न श्रेणी का अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के बाद रवांडा, रवांडा के बाद बोत्सवाना, और लास्ट में लेसोथो। ये जो लेसोथो और ये सारे हैं, ये कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को छोड़ दें, बाकी लगभग आप जानते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की या उस साइड की कंट्रीज़ हैं। अब एक तरह से आप सोच के देखिए कितनी गंभीर परिस्थिति है कि हमारी तुलना किससे हो रही है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की वो डिस्टर्ब्ड कंट्रीज़ जहाँ पे मिलिटेंसी है, जहाँ पे भूखमरी है, जहाँ पे कुपोषण की शिकार है जनता, खाने को नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, उनके साथ हम लोग कंपैरिजन में खड़े हैं। तो स्थिति तो गंभीर है। और ये रिपोर्ट ऐसी तो नहीं है कि वो सिर्फ भारत के लिए बनती है या आपने और मैंने सिर्फ यूपीएससी आरपीएससी के एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है। ये रिपोर्ट तो सारी दुनिया देखती है। जब सारी दुनिया इस रिपोर्ट को पढ़ती होगी तो भारत के बारे में क्या इमेज रहती होगी उसकी, कि भारत तो एक बहुत ही बुरा देश। एक अनजान आदमी, आज मान लीजिए कि आप घूमने जा रहे हैं और आपको नाइजर घूमने जाना हो, नाइजीरिया सुना है ना, नाइजीरिया में ही नाइजर डेल्टा अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, आपको नाइजर घूमने जाना हो और आपको देखना हो कि यार वहाँ पे सुरक्षा कैसी है, और मान लीजिए कि एक वर्ल्ड सिक्योरिटी रिपोर्ट कोई निकलती हो और उस रिपोर्ट को मैं उठा के आपको दे दूं और मैं बोलूं कि देखो 150 देशों पे स्टडी हुई थी और उसमें सुरक्षा के हिसाब से नाइजर 150वें नंबर पे आता है, तो आप वहीं पे एक इमेज बना लोगे। इसका मतलब है मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे सुरक्षित वापस आने का कोई गारंटी नहीं है, क्या पता मार ही दिया जाऊँ। तो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स हैं ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में कंट्री के प्रति धारणाएं पैदा करती हैं, और ये रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं भारत के प्रति पूरे विश्व में एक घृणा की भावना या एक हीनता की भावना पैदा कर रही है। ये बता रही है कि यार ये बहुत ही बुरा देश है, लोग खुश नहीं हैं, यहाँ के लोग यहाँ पे तरस रहे हैं कि किसी तरह से छुटकारा मिले। आइए देखते हैं दूसरे पड़ोसी देशों से एक बार हम अपनी तुलना करें। पड़ोसी देशों से तुलना करें तो यहाँ स्थिति बेहद गंभीर नजर आएगी आपको और बहुत शर्मनाक स्थिति है। चाइना 84वें नंबर पे, भारत कहाँ है भाई 139वें स्थान पे, नेपाल 87वें नंबर पे, बांग्लादेश 101 नंबर पे, पाकिस्तान 105 नंबर पे और श्रीलंका 129वें नंबर पे। आप अंदाज़ा लगाओ, पाकिस्तान 101 नंबर पे, पाकिस्तान 105 नंबर पे है और हम कहाँ खड़े हैं 139 नंबर पे। पाकिस्तान हमसे कम से कम 34 स्थान ऊपर बैठा हुआ है। और दूसरी भाषा में मैं बोलूँ तो सबसे बुरी बात क्या है कि हमारे पड़ोसी देशों में भी हम सबसे पीछे हैं। हमारा कोई भी पड़ोसी देश हमारे आसपास भी नहीं है। इसका मतलब पूरा एशिया कॉन्टिनेंट जो है सब खुश हैं, हमारे पड़ोसी देश, सिर्फ हम दुखी हैं, हमारे लोग दुखी हैं। ब्रिक्स देशों की बात करते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज़ में अगर हम लोग देखें तो ब्रिक्स कंट्रीज़ में ब्राज़ील का स्थान है 35वां, रशिया का है 76, चाइना का 84वां और दक्षिणी अफ्रीका का 103, और भारत कहाँ पे 139। तो देखिए स्थिति बेहद ख़राब। पड़ोसी देशों में भी हम बुरे, ब्रिक्स देशों में तो हम आसपास भी नहीं फटकते। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसमें हर बार भूटान शामिल होता है। मैंने आपको बताया कि ये तो अवधारणा ही भूटान से चली थी, भूटान से शुरू ही हुआ सब कुछ, लेकिन भारत इस बार इस रिपोर्ट में भूटान शामिल नहीं है। उसका कारण क्या है उस पर भी अभी हम लोग चर्चा करते हैं। भूटान क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि होता क्या है, ये लोग जब सर्वे करने जाते हैं, गैलप वर्ल्ड इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, गैलप वर्ल्ड पोल की, ये जब सर्वे करने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ पे परिस्थितियाँ सामान्य हों। जैसे मान लो कि अभी अफगानिस्तान में जाना है और पता चले कि भाई तालिबान के बीच में, सरकार के बीच में वहाँ पे फायरिंग हो रही है, युद्ध चल रहा है, तो नहीं जाएंगे ये। भाई इनको सर्वे से ज़्यादा जीवन की सुरक्षा भी तो चाहिए, तो हो सकता है ये वहाँ जाना टाल दें, इसलिए उस देश को ड्रॉप कर देंगे। किसी देश के अंदर भीषण प्राकृतिक आपदाएं आई हुई हैं, इनका सर्वे का समय है, तो ये सर्वे टाल देंगे, नहीं जाएंगे। इस बार ऐसा ही हुआ कि भूटान में कोविड की वजह से लैंडलॉक हो गया भूटान, फ़्लाइट्स वगैरह या जो इंटरनेशनल टूरिज़्म, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है वो सब कंट्रोल कर दी गई। इस वजह से ये लोग वहाँ नहीं जा पाए और इन्होंने कहा भाई भूटान ने तो पूरी दुनिया को वर्ल्ड हैप्पीनेस सिखाई है,
तो जब उन्होंने हैप्पीनेस शब्द, खुशहाली शब्द पूरी दुनिया को सिखाया है तो उनकी स्थिति तो ठीक ही है, वो बुरे नहीं है। इसलिए इस बार उन्होंने भूटान को शामिल नहीं किया। तो इसके पीछे कोई टेक्निकल कारण नहीं है, वो कर नहीं पाए इसलिए नहीं किया। यूँ ना समझें कि भूटान को बाहर कर दिया गया, बाहर नहीं किया गया, बट तकनीकी परेशानियों से ये वहाँ पे सर्वे करने नहीं जा पाए, कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, फ्लाइट्स बंद होने की वजह से, इसलिए इस बार भूटान सम्मिलित इस रिपोर्ट में नहीं है। अब देखिए भूटान की अगर बात करें तो भूटान के जो चौथे राजा थे, नाम याद कर लीजिए, जिग्मे सेंगे वांगचुक। इन्होंने 1972 में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के स्थान पे सुझाव दिया था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। और इन्होंने कहा कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में हम क्या नापेंगे, सिर्फ आर्थिक आयाम नहीं, जीवन के गैर आर्थिक आयामों पे भी हम लोग बल देंगे। तो जीवन के गैर आर्थिक आयामों को इसमें नापा गया। और हम लोग विश्व खुशहाली दिवस या वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं, जिसकी तारीख फिक्स है हर साल 20 मार्च। अब की बार भी रिपोर्ट इसके एक दिन पहले निकली, 19 मार्च को शायद। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, 20 मार्च को, याद कर लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हैप्पीनेस मनाने के बारे में संकल्प लिया गया था 2012 में, लेकिन 2012 में हम इसे मना नहीं पाए। पहली बार इसका जो सेलिब्रेशन हुआ वो 2013 से माना जाता है कि 2013 में पहली बार इसका सेलिब्रेशन हुआ। तो चलिए यहाँ जाके हमें लगभग बातें पता चल गई रिपोर्ट की इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो रह गई, और वो क्या कि भारत में ऐसा क्या संकट है, भारत में ऐसा क्या बुराई है, क्यों भारत इतना पीछे, और पाकिस्तान में ऐसी क्या अच्छाई नज़र आती है, लोगों को जीवन में वहाँ पे खुश रहने के लिए क्या मिल रहा है, इतने खुश क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। ये जो रिपोर्ट आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसके पीछे बेसिस क्या है, उसके पीछे बेसिस है गालप वर्ल्ड पोल। गालप वर्ल्ड पोल वाले सर्वे करते हैं और सर्वे के माध्यम से ये आंकड़े इकट्ठे करते हैं। आंकड़े इकट्ठे करके और उसके आधार पे रिपोर्ट बनती है। आंकड़े इकट्ठे करने के लिए मैंने आपको बताया कि आंकड़े किससे इकट्ठे करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे इंटरनेट पे यह सब जगह कोई नहीं बताता, इसको सब छोड़ चलते हैं, बस ये कहते हैं भारत की स्थिति खराब है। क्यों है सुनिएगा ज़रा, और उससे आपको ये भी अंदाज़ा लगेगा कि यार क्या सच में भारत की स्थिति खराब है। तो नागरिकों के बीच में सर्वे करते हैं। अब सोचिएगा, मैं भारत के लोगों की बात करता हूँ, भारत में जनसंख्या कितनी है, 120 करोड़, 120-121 करोड़ लोगों के अंदर जाके इनको सर्वे करना है। बट ये लोग सर्वे कितने लोगों में करते हैं, इनके सर्वे करने की दो विधियां हैं। दो विधियां कौन कौन सी, एक तो है टेलीफोन सर्वे, जिसमें फ़ोन कर करके ये सर्वे करते हैं, और टेलीफोन के अलावा दूसरा जो है वो है भौतिक सर्वे, फिजिकल सर्वे। तो दो तरह से ये सर्वे कर सकते हैं, मतलब या तो किसी को फ़ोन करके कि हाँ सर आप इंडिया से बोल रहे हो, अच्छा ये बताओ कि भाई आप जीवन की गुणवत्ता में क्रय शक्ति के हिसाब से कितने नंबर दोगे, इसके हिसाब से। कई बार आप कार बाइक सर्विस कराते हो तो शोरूम वाले फ़ोन करके पूछते हैं ना कि हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने आपसे ठीक से बात की या नहीं की, आपको चाय कॉफ़ी पिलाई या नहीं, आपकी गाड़ी ठीक से काम कर रही है या नहीं, पेमेंट स्मूथ था या नहीं, नंबर दो। तो ये वैसे ही है। तो ये लोग एक तरह से, और भौतिक रूप से भी करते हो टेलीफोनिक सर्वे जो है वो इंडिया में और नेबरिंग कंट्रीज़ में नहीं हो रहा, उसके लिए उनके सिस्टम है। तो टेलीफोन सर्वे तो हो नहीं रहा, भौतिक सर्वे हो रहा है। फिजिकल सर्वे जो होता है ऑनलाइन भी हो सकता है और फॉर्म भरा के भी कर सकते हैं। इस भौतिक सर्वे में कितने लोगों पे सर्वे करते होंगे ये, इनका सर्वे साइज़ है 1000 से लेके 3000, मतलब 1000 से लेके 3000 लोगों से ये बातचीत करते हैं और उनसे फॉर्म भरवाते हैं, और उनसे फॉर्म भर के, और ये 120 करोड़ लोगों के देश का भविष्य निर्धारित कर रहे हैं कि 120 करोड़ देशों का जो देश है, 120 करोड़ लोगों का, वहाँ के लोग खुश हैं या नहीं। आप इसको यूँ समझिए कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये हुआ रीट का पेपर, ठीक है, और रफली मान लेते हैं रीट के पेपर में 16 लाख बच्चे जो हैं उन्होंने भाग लिया, और 16 लाख बच्चों ने रीट के पेपर में भाग लिया, और मुझे काम दिया गया, मैं भी गालप वर्ल्ड इंडेक्स या वर्ल्ड पोल हूँ, मुझे बोला गया कि बच्चों से पता लगाओ ज़रा कि उनको पेपर का अनुभव कैसा रहा, या पेपर कैसा था उनका, टफ था या आसान था या क्या सीन थी। मैं पहुँचते ही मैंने डिसाइड किया यार देखो 16 लाख लोग पूरे राजस्थान में घूम घूम के पेपर दे रहे हैं, मैं सबसे तो पूछ नहीं सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना पड़ोसी देखता हूँ कहाँ पे, जयपुर में चलता हूँ, जयपुर का एक सेंटर पिक कर लेता हूँ, वहाँ जाऊँगा। वहाँ के सेंटर पे बच्चे पूछा मैंने बाहर जाके कि कितने बच्चे हैं यहाँ पे, उन्होंने बोला कि यहाँ तो 400 बच्चों का सेंटर आया। तो मुझे लगा यार 400 बच्चों से तो नहीं पूछ पाऊँगा, मैं तो एक काम करता हूँ, मैं ना 4 बच्चों से पूछ लेता हूँ, और 4 बच्चों से पूछ के और फिर बता दूँगा रीट का पेपर टफ आया या आसान आया। वो चारों बच्चे एक साथ बाहर निकले, और वो ऐसे बच्चे थे जो एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, पिछले 3 साल से पढ़ाई कर रहे थे, और उनको तो ये भी पता था कि रीट वाले क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, एक एक सवाल यूँ कंठस्थ था, और वो तो पता नहीं क्यों रीट का पेपर दे रहे हैं, आप उनसे यूपीएससी दिलवाओगे तो भी निकाल लेंगे, ऐसे बच्चे थे। बाहर आए,
चेहरे एकदम खुशी से लाल होने। मैंने पूछा भाई पेपर कैसा रहा? उन्होंने कह रही है कोई पेपर होता है, बेहद आसान, हद से ज़्यादा आसान। चलो मैंने चारों से पूछा कि चारों ही आसान कहते हैं? उन्होंने कहा हम चारों आसान कहते हैं। मैं बाहर आया, मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और मैंने कहा इस बार रीट का पेपर बेहद आसान है। अब ध्यान रखिएगा 16 लाख में से इन्हीं 4 लोगों को पूरा पेपर आता था, बाकी बचे हुए जो 15 लाख से ज़्यादा लोग हैं उनको पेपर में आधे से भी कम आया। लेकिन मेरी रिपोर्ट ये कहेगी कि नहीं, बहुत बढ़िया, शानदार, आसान पेपर आया। और मान लीजिए कि गलती से ये चारों ही मुझे ऐसे टकरा जाते जो सरकार से, पेपर से, शिक्षा प्रणाली से, अपने आप से, अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त से, सबसे दुखी हैं, दुखी आत्मा टाइप है। जैसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला और कोई काम नहीं है? पेपर के बारे में पूछा, रीट का पेपर, ये पेपर है कोई? ये अत्याचार है बच्चों के साथ में। ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो कंप्यूटर को भी नहीं पता, गूगल को भी जवाब नहीं पता, ये लोग पूछते हैं। तो इस तरह की धारणा, मैं उनसे अगर टकराता और उन 4 से पूछता तो मेरा जो परिणाम होता, मैं कहता रीट का पेपर बच्चों के साथ अत्याचार था, बच्चों को टॉर्चर करने के लिए किया गया, बेहद टफ था। अब सोचिएगा ज़रा, मैं इन दोनों में कहीं भी सही हूँ क्या? मैं इन दोनों परिणामों में कहीं भी सही नहीं हूँ। ये परिणाम मैं दूंगा तो मिसलीडिंग होंगे। और याद रखिएगा, जब जब सर्वे के आधार पे काम होता है मिसलीडिंग परिणाम आ सकते हैं। और यही वो कारण है जिसकी वजह से भारत की स्थिति इतनी ख़राब है। तो अच्छे से अपने देश पे गर्व कीजिए कि हमारे देश में हम लोग खुश हैं और हमारी खुशहाली रिपोर्ट तय नहीं करेगी। पाकिस्तान के लोग हमसे खुश ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट का जो काम करने का तरीका है उसकी वजह से परिणाम मिसलीडिंग आते हैं। और आप इस बात पर भरोसा रखें, अगर ये रिपोर्ट ऐसे ही चलती रही ना तो आने वाले दिन में कुछ दिन बाद आपको सुनने को मिलेगा कि ये जो नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड है ना, इनमें लोग दुखी हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ है? पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि आप सर्वे किससे कर रहे हो ये डिपेंड करता है। सर्वे के लिए सैंपल कौन है वो डिपेंड करता है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सरकार के बारे में पूछ रहे हो कि सरकार की नीतियाँ कैसी। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग टकरा गए तो क्या बोलेंगे? सरकार की नीतियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। और उसी सेम नीति के बारे में कांग्रेस का आदमी टकरा गया तो क्या बोलेगा? बर्बाद कर दिया देश को। तो कहीं ना कहीं धारणाएं हो सकती हैं, इसलिए ये रिपोर्ट इस तरह के मिसलीडिंग रिजल्ट देती है। वास्तविक खुशहाली से इसका कोई वास्ता नहीं है। इसको लेके बहुत बार डिस्प्यूट रेज हुए हैं, बहुत आवाज़ें उठी हैं कि इस रिपोर्ट का जो काम करने का तरीका वो बदल देना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं बदलते तब तक यही है। और इस रिपोर्ट के बारे में ये मोर देन एनफ था। आप पढ़ते रहें, यूँ ही रिवाइज करते रहें। हम लोग आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।